प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज एक फिर मैं क्लास 12th का नया लेक्चर जो है हमारे पास गॉस थ्योरम। कल मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में आपको स्टडी किया था। आज भी हम गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट तक ही पहुंच पाएंगे और उसके बाद हम उसके कल प्रूविंग हो गया और उसके डेरिवेशन को कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है गॉस लॉ का। गॉस थ्योरम के बेसिस पे पहले मैंने कल आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका बताया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बताया था। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर एरिया, पासिंग थ्रू या परपेंडिकुलर एरिया और क्रॉसिंग थ्रू द एरिया टू द परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या था कि अगर मेरे पास ये कंडीशन यहाँ पे थी, मैंने इसमें कल यही डायग्राम बनाया था, इसमें 3 रूल्स डाले थे। तो इसका जो फ्लक्स हो गया, इसका जो फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, वो कितना बचेगा आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया आपके पास? 3। क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं? 3 नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना हो गया? 3। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलरली। जो उस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी कंडीशन क्या होगी कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने यहाँ पे कहा था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंट करते हैं हम फाइ से। किससे? फाइ से। और इस फाइ की वैल्यू आपकी ये थी और ये था आपके पास स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर जो कंडीशन थी, मैंने बात की थी कल एरिया वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ई, इसका मतलब कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और एरिया वेक्टर दूसरा भी कैसा है? एरिया वेक्टर है, जिसको हमने ए का नाम किया। ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आ रहा है? स्केलर आ रहा है। इनका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, वो क्या आ रहा है आपके पास? क्या आ रहा है? स्केलर। क्या आ रहा है? स्केलर। और स्केलर कब आता है? स्केलर जब आता है तब हम क्या कहते हैं इसको? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आपका स्केलर आता है, तो स्केलर आता है। इसका मतलब दो क्वांटिटीज हैं जिसको हमें क्या करना है? स्केलर प्रोडक्ट होना है। अब दिस इंप्लाई दैट, तो इसका मतलब फाइ जो हो गया, उसके लिए आपके पास डिटरमिनर क्या क्या है? फाइ इज इक्वल टू ए तो है ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्यों हुआ डॉट? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? स्केलर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? फाइ ई इज इक्वल टू ई डॉट ऑफ ए। ठीक है। अब क्या हो गया? नाउ नाउ ये कंडीशन आ गई हम आपके पास ई डॉट ऑफ ए वेक्टर, ई डॉट ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, ठीक है। अब यहां पर तो फ्लक्स इक्वल टू एफ, एफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ई एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। कौन कौन सा? ई और ए दोनों पैरेलल हैं। अगर ई और ए दोनों पैरेलल हैं, अगर मैं इसको डायग्राम से बताऊं तो यहां से आपके पास ये एक एरिया थी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपकी ये जा रही है और एरिया वेक्टर ये ऐसा है, ये ऐसा है। मेरे हैंड से आप देखना, यहां से इसमें एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड टकरा रही है ना, इस वाले एरिया पे। और एरिया वेक्टर कैसे गया? ये गया, ये ऐसे भी टकरा रही है, ये भी ऐसी है। तो यहां से एरिया वेक्टर तो आपके पास ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या जा रही है? दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब इसमें थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 0 डिग्री। थीटा हो गया 0 डिग्री। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्केलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या था कि फाइ ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ऑफ ए कॉस थीटा। ये बाय किसकी किसकी डेफिनेशन है? ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है।
स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है ना। तो ये यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी ये हो गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी 0। अब ये बताओ कि इस थीटा इक्वल्स टू 0, अब फ्लक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, फ्लक्स इक्वल्स टू ई इंटू ऑफ ए कॉस 0, कितना हो गया कॉस 0, है ना। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू अगर 1 होती है तो कितना हो गया ई इंटू ऑफ ए, तो ये कितना हो गया 5 ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ऑफ ए, ई इंटू ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और दिस शोज दैट दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स जो हो गया वो कितना हो गया ई इंटू ऑफ ए बचेगा, तो यहाँ पे हम इसको ई इंटू ऑफ ए कहेंगे। अब सेकेंड केस, ये तो हो गया केस 1, केस फर्स्ट हो गया, और केस 2 हो गया इसका, इसका जो केस 2 बचेगा केस सेकंड जब आ रहा है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर थीटा 90 है, थीटा 90 है, अब आप इससे मेंशन करना, ठीक है, ये मेरा हाथ है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है और इसी के पैरेलल में यहां से अगर मैं इसको ऐसे मेंशनेबल कर दूं, ये वाला, यहां से मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी ये स्केल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है। अब कंडीशन क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कह रहा है, किसके बीच का एंगल है थीटा, थीटा है हमारे पास, थीटा है हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लाइन, बीच का एंगल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे गया, अब ये एरिया वेक्टर ऐसे होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये गई आपकी, ये हो गया ना, क्लियर। अब ये क्या फ्लक्स के डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, नहीं, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कर रहा था कि एरिया को मस्ट भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया को क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, अब एरिया को परपेंडिकुलर होना चाहिए तो इस कंडीशन में आपने एंगल को कितना रोटेट करा दिया, इसको परपेंडिकुलर लाने के लिए कितना किया 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमा दिया ना, तो इस टाइम पे इसका मतलब फ्लक्स इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं था और सारा फ्लक्स के दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए, तो दैट इज इफ दैट इक्वल्स टू, तो फ्लक्स इक्वल्स टू कितना हो गया E इंटू ऑफ ए कॉस 90, अब ये कितना हो गया तो 5 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कंडीशन कितनी आ गई 5 इज इक्वल्स टू ई इंटू ऑफ ए कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो ये कितना हो गया 0। तो अगर दोनों यानी एरिया वेक्टर और ई कौन सा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पे फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। दैट इज मैं यहाँ पे बता दूं कि दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन E एंड A, एंगल बिटवीन E एंड A, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है E और A के बीच का एंगल है, ठीक है, इसलिए फाई इतना हो गया, क्लियर। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है उसमें से ये क्वेश्चन आता है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, इफ area is perpendicular to electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं A से रिप्रेजेंट करता हूं, इफ A is perpendicular to A का मतलब हो गया एरिया, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, इफ area is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, देखो एरिया परपेंडिकुलर, अब यहां ध्यान रखना मैं थीटा इक्वल टू 0 कर रहा हूं, यहां पर परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं और यहां पे मैं थीटा इक्वल टू 0 कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बहुत जनरेट होता है, ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके बेसिस पे, वहां पे बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है 90 को परपेंडिकुलर को देख करके उसको क्या करता है सीधे 90 कर देता, नहीं, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 है, कैसे पॉसिबल हो गया सर थीटा की वैल्यू की 0 है, तो इसके लिए क्या हो गया कि ये ऐसे है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि एरिया परपेंडिकुलर है, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हो, एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब बताओ एंगल किसके बीच पर था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर पैरेलल जा रहा है इसके, ये भी कैसे जा रहा है, ये अगर मैं बात करूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो ये भी कैसे जा रहा है, दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, तो पैरेलल में थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री, और इफ area is parallel to electric field, अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
इफ एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये कैसे, ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, क्या हो गया, पैरेलल। अब तो कितना हो गया 10। यहाँ पे मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर की नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे ये एरिया पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, अब देखिए क्रिटिकल क्वेश्चन, इफ एरिया वेक्टर is perpendicular is parallel to electric field। अगर ये इसके क्या है, ये इसके पैरेलल हो गया। अब क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब कौन सा, एरिया वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, तो थीटा कितना है, तो यहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये पैरेलल की वजह से कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब तो यहाँ पे इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप देखिए एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये हो गया, है ना ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है और एरिया वेक्टर नीचे है, तो कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि वो एरिया वेक्टर की बात कर रहा है या फिर एरिया की बात कर रहा है। अगर एरिया वेक्टर की बात कर रहा होगा तो एज इट इज होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री, अगर पैरेलल होगा तो 0 डिग्री। लेकिन उसने एरिया की बात कर दी, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो 0 डिग्री, अगर पैरेलल होगा तो 90 डिग्री। क्लियर? ओके, ये तो था, इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बेसिस पे जब न्यूमेरिकल बनते हैं तो वहां पे भी आता है। एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में इससे बन जाता है कि आपके पास कि इसमें एरिया वेक्टर की वैल्यू इतनी है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें कितने, उसका फ्लक्स कितना होगा। तो वीडियो को आज आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, और अपने दोस्तों में शेयर करता रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके लिए आप बेल आइकन को पुशअप करना। अगर आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता चला जाएगा और आपके लिए मैं और वीडियो बनाने की हिम्मत मेरी बढ़ती चली जाएगी। ओके, अब ये कंडीशन आ गई थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर भी आपके 2-3 कंडीशंस और आती हैं। अगर ये यहां पर है, एक चार्ज है यहां पर, एक चार्ज है यहां पर, यहां पे मैंने प्लस चार्ज ले लिया, ठीक है, प्लस चार्ज ले लिया। ये प्लस चार्ज की जो कंडीशन है, ये जो प्लस चार्ज की जो कंडीशन है, इस प्लस चार्ज में फील्ड आपका आउटवर्ड हो जाएगा, कहीं पे भी क्या जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। ये आपका सर्कुलर होगा, है ना, सर्कुलर मतलब स्फेरिकल होगा। अब सॉलिड एंगल की केस में जाएगा ये, क्लियर है नॉट। यहां पर बाय द वे ये किसी स्फीयर के अंदर ही चार्ज है, किसी स्फीयर के अंदर ही क्या है, चार्ज है। और यहां से ये मैं बाहर गया, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये फ्लक्स जब ये बाहर गया, ठीक, बाहर गया तो ये प्लस बन के जाएगा, ये क्या बन के जाएगा, प्लस बन के जाएगा। और यही कंडीशन, कोई चार्ज बाहर पे है, प्लस क्यू चार्ज बाहर है, और आपके पास स्फीयर यहां पर है, ये स्फीयर इतना पार्ट है, ये मैंने कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया ले ली, तो ये इसके अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। क्या बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स। इसको हम आउटवर्ड फ्लक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड फ्लक्स। एक तो हो गया आउटवर्ड फ्लक्स, एक हो गया इनवर्ड फ्लक्स। अब आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है, आउटवर्ड फ्लक्स हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव होगा साइन में, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। अब इसमें से अगर यहां पर कोई चार्ज की बात रखी मैंने, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज किया और ये कंडीशन ऐसे आ गई, और यहां से फ्लक्स इतना जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, मैं इस पर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहा हूं, टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब यहां पे कह रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर,
टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, थ्रू द स्फीयर, स्फीयर के अंदर टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो अब यहां पर टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू पी टोटल इक्वल्स टू पी इनवर्ड प्लस ऑफ पी आउटवर्ड। ठीक है, अलॉन्ग विद द साइन, क्योंकि ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। अब पी इनवर्ड जो होगा, जो आपके पास फ्लक्स इनवर्ड की जो बात कर रहे हैं, तो इनवर्ड फ्लक्स कितने हो रहे हैं, नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से अंदर कितने फ्लक्स जा रहे हैं, 3। कितने जा रहे हैं, 3, 1 2 और 3 लाइन जा रही है ना, बाहर कितने निकल रहे हैं, 3। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये बचेगा आपके पास -3, तो ये हो गया -3, और ये भी कितना हो गया, +3, तो कितना हो गया, 0। तो अब यही कंडीशन आपके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया वो कितना हो गया, 0। अब ये कह रहे हैं कि इन अ क्लोज सरफेस, जब किसी सरफेस पर अगर कोई चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर भी कर रही हैं और एग्जिट भी कर रही हैं, तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि इनवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फ्लक्स, उसको ऐड कर देना, और जो भी आंसर आएगा वो कंडीशन आपके पास जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इफ चार्ज इज प्लेस्ड, अगर चार्ज को प्लेस कर रहे हैं कहाँ, इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल रीजन, अगर चार्ज को हमने स्फेरिकल रीजन के आउटसाइड में रखा, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल रीजन, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल रीजन इज इक्वल्स टू अब क्या होगा, द algebraic sum equals to the sum of inward flux and outward flux। वो इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स के सम के इक्वल होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई जरूरी नहीं कि आंसर 0 आएगा। अगर बाद में मैं बात यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि यहाँ से इनवर्ड में यहाँ पे चार्ज था, ये मैंने ऐसे किया तो ये यहाँ से चला गया, ये तो ना तो इनवर्ड हो रहा है ना आउटवर्ड हो रहा है, तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो जो इनवर्ड जाएगा तो आउटवर्ड भी आएगा, अदरवाइज वो टेंजेंट होगा ये। तो इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स आपके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तब बाद में इस पर्टिकुलर सरफेस को, इसी को हमने गॉसियन सरफेस के नाम से दिया। गॉस ने जो इसको प्रूव किया वो किसके नाम पे दिया, गॉसियन सरफेस के बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब ये कह रहे हैं अगर किसी चार्ज के इनवर्ड होगा, ये तो हो गया आउटवर्ड, इनवर्ड इक्वल्स टू आउटवर्ड। अगर मैं चार्ज सेकंड केस में की बात करूं कि अगर मेरे पास कोई फ्लक्स यहाँ कोई इसमें एक चार्ज था, ये एक स्फीयर था, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस है और मैंने एक फ्लक्स यहाँ पे गया, मैं पूरे को तो कर नहीं सकता, पूरे को तो एक साथ कर नहीं सकता, तो मैंने एक पर्टिकुलर रीजन लिया, इसका नाम था गॉसियन सरफेस। क्या था, एक पर्टिकुलर सरफेस लिया, इसका नाम क्या था, गॉसियन सरफेस। जस्ट लाइक दैट फुटबॉल की बात समझ लो। उस फुटबॉल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फुटबॉल को अगर हमें सिलना है, वॉलीबॉल को सिलना है, उसका हर एक हेक्सागोनल रीजन को हम सिलेंगे तभी जाके वो बन पाएगा, तो एक साथ तो बनेगा नहीं। तो इसमें ये मान के जो एक स्मॉल रीजन है ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम, तो यहाँ पे क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। तो इसमें से जो फ्लक्स जाएगा, पहले में इसमें से जो फ्लक्स जाएगा तो इसका नाम हो गया डीएस। इसका नाम कितना हो गया, डीएस आ गया। डीएस का मतलब बहुत स्मॉल एरिया, ए भी कह सकते हैं, कोई बुक ए कहता है, कोई एस कहता है, डजंट मैटर। मैंने यहाँ पे किसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया, एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ए से रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीएस हो गया। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज आपको पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ds भी आउटवर्ड है और आपके पास ds भी आउटवर्ड है और de भी आउटवर्ड है, तो इसका फ्लक्स कितना हो सकता है, फ्लक्स इक्वल्स टू e इंटू ds हो सकता है। अगर ये ds है तो यहाँ पे एरिया बहुत छोटी है तो फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा ही होगा। अगर एरिया बहुत छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब इस पूरे का फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इसी का तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कैसे इंटीग्रेशन, केवल एक साइड में करोगे, अगर ऐसा करना है अगर, तो ये तो हमारा सर्कल बन जाएगा, लेकिन इसको हम कैसे करना है, पूरा स्फेरिकल लेना है। स्फेरिकल लेना है तो हम इसको कैसे कर देंगे, काउंटर इंटीग्रल, मतलब सर्कुलर इंटीग्रल। तो अब ये कंडीशन कितनी आ गई, अब इसको अगर मैं कर दूं तो इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू ई इंटू इंटीग्रल ऑफ ds कर दूंगा, ये इंटीग्रल ऑफ ds कर दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में, इसका नाम क्या हो गया, ए, तो ये कितना हो गया, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू एस और ई इंटू ऑफ ए, कोई ए कहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइव इक्वल्स टू कितना हो गया, ई इंटू ऑफ ए या ई इंटू ऑफ एस, इट डजेंट मैटर। अगर हम बाद में हम जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम बुक में इसने एस से लेकर के सॉल्व कर रखा है, तो दैट्स वाई एस से दिखा रहे हैं, और कभी कभी ए कह देता तो ई ए कॉस थीटा, वो कंडीशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताई थी आपको इससे पहले वाले वीडियोज में, ई ए कॉस थीटा पहले वाले पार्ट में, इसी वीडियो के पहले वाले पार्ट में जब रब करने से पहले वहां पे मैंने ई ए इक्वल्स टू कॉस थीटा आपको बताया था, ठीक है। अब इसी ने उसको ये कहा, किसने, गॉस ने एक नया थ्योरम दे दिया किसी पर्टिकुलर, गॉस थ्योरम पे मैं टोटली कल बनाऊंगा पूरा लेक्चर। तो गॉस थ्योरम का अब क्या था कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर इसका जो फ्लक्स होगा, इसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो आपके पास कितना, 1/ε0 टोटल चार्ज के टाइम पे होता है, इतना इसने कह दिया, कितना, q इक्वल टू 1/4πε0 क्यू टाइम होता है। अब क्यों हुआ, ऐसे कैसे आ गया भाई, है ना। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं, इसी को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ds हो गया। अब ये हो गया, ई तो बाहर है कांस्टेंट, तो कितना हो गया, ds हो गया। तो ये कितना हो गया, ई, व्हाट इज द ds की वैल्यू कितनी हो गई भैया, एरिया कैसा है, एरिया है आपका स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr², तो कितना हो गया, 4πr²। अब यहाँ पे देखिए, तो फाइव इक्वल्स टू कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 q/r²। ये तो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। इक्वल्स टू कितना हो गया, 4πr²। अब देखो 4π से 4π कैंसिल, r² से r², तो बचा क्या, q इक्वल्स टू 1/ε0 q। यही गॉस थ्योरम था। गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, किसी क्लोज सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम होगा। तो दैट इज द टोटल फ्लक्स इज इनक्लोज्ड इन अ इनक्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ q टोटल चार्ज, 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहना। और इसके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, गॉस लॉ का डेरिवेशन और उसके कुछ एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन ओके, बाय बाय।